Hey guys, so today in this video we'll be discussing the next element of marketing mix, which is physical distribution or place. And in the previous videos we discussed about product and price. So basically these are the elements of marketing mix. There are four elements of marketing mix: product, price, place and promotion. And if we talk about marketing mix, in the previous videos also I have explained you that marketing mix is basically it is the set of controllable variables. ठीक है, मतलब एक मार्केटर को एक मार्केटिंग डिसीजन लेने के लिए दो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. एक होते हैं कंट्रोलेबल फैक्टर्स और दूसरे होते हैं नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स. नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स आर बेसिकली external in nature, and these variables affect your marketing decision indirectly, as well as you cannot avoid them. You cannot avoid the risk which arises from these non-controllable factors, but you can make efforts to reduce the risk. Likewise, controllable variables are those variables which are internal, and these variables can be changed by the firm. Okay, कंपनी अपनी पॉलिसी, मार्केटर्स अपनी पॉलिसी से या अपने स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू अपने इन कंट्रोलेबल वेरिएबल्स में चेंजेस ला सकते हैं. सो मार्केटिंग मिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है विच इज़ अ सेट ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएबल्स दैट द फर्म कैन यूज़ टू इन्फ्लुएंस द बायर्स रिस्पॉन्स. बेसिकली यहाँ पे चार कंट्रोलेबल वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. और जब हम इन चारों कंट्रोलेबल वेरिएबल्स को इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना, जब हम इन सबको एक मिक्स करते हैं, एक जोड़ते हैं, तो हमें एक ऑफ़र मिलता है, और वो ऑफ़र आप बायर्स का रिस्पॉन्स कलेक्ट करने में यूज़ कर सकते हैं. तो बेसिकली मार्केटिंग मिक्स जो है वो चार एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है जो बायर्स के रिस्पॉन्स को, बायर्स को एंकरेज करता है कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदें और उन्हें कस्टमर सेटिस्फेक्शन देता है. Then if we come to the topic which is physical distribution, so we know that what is product? It is a bundle of utility. Price is the monetary value of the product. And what is physical distribution? Physical distribution मतलब है distribution of goods from manufacturer to consumer. Basically it is concerned with making the goods and services available at the right place at the right time and in the right conditions so as to enable the people to make a purchase. मतलब marketing फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाते हैं. ये इंश्योर करना है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज सही जगह, सही टाइम पर और सही कंडीशन में हम कस्टमर्स को डिलीवर करें. देखिए, प्रोडक्ट क्या है? बेसिकली इट इज़ अ ऑफ़र जो आप कस्टमर्स को देते हैं, मार्केट को देते हैं. प्राइस क्या है? उसकी मॉनेटरी वैल्यू. अब उस प्रोडक्ट को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस प्रोडक्ट को अब आपने कस्टमर तक पहुंचाना है, और उस प्रोसेस में आपने ये इंश्योर करना है कि वो प्रोडक्ट सही जगह पर, सही समय और सही क्वांटिटी में, सही हालत में आप कस्टमर को उसे डिलीवर करें. दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेस. लाइकवाइज एज वी स्टडीड कि प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट मिक्स इज़ डिफरेंट, प्राइस इन प्राइस मिक्स इज़ डिफरेंट. लाइकवाइज प्लेस इन प्लेस मिक्स, these two are different concepts. Product is a bundle of utility. Product mix, it refers to the set of decisions that are related to product, like branding, packaging and labeling. Price is the monetary value of the product, whereas price mix refers to those factors which affect your pricing decision. Likewise, physical distribution or place means distributing or delivering the product from manufacturer to consumer at the right place at the right time and in the right quantity. However, place mixes, it refers to the various activities that are needed to perform in order to make the goods deliver to the ultimate consumer. मतलब क्या है कि एक अल्टीमेट कंज्यूमर अपने टारगेट मार्केट, अपने टारगेट कस्टमर को गुड्स डिलीवर करने के लिए, तक पहुंचाने के लिए गुड्स को आप क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, हम गुड्स को स्टोर करते हैं ताकि उनकी रेगुलर डिमांड्स को मीट कर सकें. हम इन्वेंट्री मैनेज करते हैं, ठीक है, गुड्स को स्टोर करके रखना, इन्वेंट्री को मैनेज रखना, सही क्वांटिटी मेंटेन करके रखना. कहीं ऐसा हो कि आपने प्रोडक्शन बहुत कम किया है बट डिमांड ज़्यादा है, तो ऐसे में कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होंगे बिकॉज आप उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे. लाइकवाइज सही ऑर्डर प्रोसेस करना, एज वेल एज एक सही चैनल ऑफ इंटरमीडिएरी सेलेक्ट करना कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से डिलीवर कराना चाहते हैं. सो बेसिकली प्लेस मिक्स क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ जिसमें आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट डिलीवर हो सके. सी, प्लेस मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड इन द राइट क्वान्टिटी. हाउएवर, प्लेस मिक्स मतलब क्या है? उस प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए आप क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्लेस मिक्स. नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि दैट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और द प्लेस मिक्स
इन दिस देर आर टू की डिसीजंस। जब हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जब हम प्रोडक्ट को सही जगह पे, सही टाइम पे और सही क्वांटिटी में डिलीवर करने की बात करते हैं, तो यहाँ पे दो तरीके के डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं। अब वो दो डिसीजंस क्या हैं यहाँ पे? नंबर वन डिसीजन इज़ दैट कि यू हैव टू चूज़ द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि मतलब आप कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चूज़ करना है, मतलब कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आप प्रोडक्ट को डिलीवर कराना चाहते हैं। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएरीज। मतलब क्या आप अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाना चाहते हैं, या आप अपने प्रोडक्ट को होलसेलर रिटेलर्स के थ्रू बेचना चाहते हैं, या आप अपने प्रोडक्ट को अपने खुद के आउटलेट बनाकर बेचना चाहते हैं। जैसे बाटा के शोरूम्स आपने देखे होंगे, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने शोरूम बनाकर, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। या फिर जितने भी सोप्स, डिटर्जेंट्स, टूथपेस्ट या टी हो गया, या फिर बिस्किट्स हो गए, नमकीन्स हो गए, वट एवर स्नैक्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं? होलसेलर रिटेलर के थ्रू बेचे जाते हैं। तो आप किस तरीके का चैनल चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? तो सबसे पहला यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि what would be a channel of distribution, how you are going to deliver your product, who will be the intermediaries, okay, that will help in delivering your product to the customer. And the number two decision is that you have to like undertake the number of activities. Basically we can say that the physical movement. अब बात करते हैं गुड्स को, प्रोडक्ट को मूव करने की बात कर रहे हैं हम। फिजिकल मूवमेंट, कैसे उस प्रोडक्ट को पहुंचाना है। तो इसमें हम 4 एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। दैट इज़ ऑर्डर प्रोसेसिंग। कस्टमर जो ऑर्डर आपको दे रहा है, ओके, वो ऑर्डर आप सही प्रोसेस करें, एग्जीक्यूट करें। उसके बाद उसको स्टोर करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना और सही इन्वेंट्री मैनेज करना। सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन के दो एस्पेक्ट्स जो हैं, पहला है कि आपको चैनल ऑफ इंटरमीडिएरी सेलेक्ट करना है कि वो कौन कौन से लोग आप इन्वॉल्व करने वाले हैं जिनके थ्रू वो प्रोडक्ट डिलीवर किया जाएगा। एंड नंबर टू इज़ दैट कि यू हैव टू अंडरटेक सम एक्टिविटीज़ ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो मूव कर सके। मतलब फिज़िकल मूवमेंट पे अब हम यहाँ पे बात करते हैं। फिज़िकल मूवमेंट में हम 4 एक्टिविटीज़ की बात करेंगे। पहला है ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री, वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है इट रिफर्स टू द सेट ऑफ इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरीज मतलब कौन होते हैं? बिचौले। मतलब जैसे बहुत सी कंपनीज़ होती हैं जिनका प्रोडक्ट सीधे सीधे कस्टमर को डिलीवर किया जाता है। कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो अपना प्रोडक्ट पहले होलसेलर को बेचती हैं, वो होलसेलर से रिटेलर में जाती हैं, फिर रिटेलर से वो कस्टमर तक पहुंचता है। कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो अपने खुद के शोरूम, अपने खुद के आउटलेट्स बनाकर प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि वो इंटरमीडिएरीज कौन होंगे जो आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, दोज इंटरमीडिएरीज विच हेल्प इन ट्रांसफरिंग द ओनरशिप और विच हेल्प इन ट्रांसफरिंग द टाइटल ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। टाइटल मतलब होता है ओनरशिप। मतलब वो कौन से इंटरमीडिएरीज होंगे जो आपके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाने में असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। और ये इंटरमीडिएरीज कौन होते हैं? होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट्स जो गए, दलाल होते हैं, ये लोग होते हैं इंटरमीडिएरीज आपके। तो जब हम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बात करें ब्रॉडली, देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, 2 टाइप्स। पहला होता है डायरेक्ट चैनल और दूसरा होता है इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल मतलब डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचा देना, सीधे मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को डिलीवर करना। इसको हम ज़ीरो लेवल चैनल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरमीडिएरी नहीं है बीच में। जनरली इस तरीके की स्ट्रैटेजी की फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कौन यूज़ करते हैं? ऑनलाइन मार्केटिंग। जब आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं या जब आप कोई टेली मार्केटिंग के थ्रू ऑर्डर करते हैं, लाइक नापतोल जिसे हम बोलते हैं ना, उसके बाद कभी कभी कंपनी क्या करती है, वो अपने सेल्समैन भेजती है प्रोडक्ट को बेचने के लिए। जैसे एक्वागार्ड, यूरेका फॉर्ब्स, इनके प्रोडक्ट कैसे डिलीवर होते हैं? ये डायरेक्टली सेल्समैन के थ्रू अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। सो डायरेक्ट चैनल का मतलब है जहाँ पे कोई इंटरमीडिएरी नहीं है, जहाँ पे आप जनरली ऑर्डर प्लेस करते हैं और प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है। आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? देयर इज़ अ डायरेक्ट चैनल, ज़ीरो लेवल चैनल। मतलब देयर इज़ नो इंटरमीडिएरी। आप वहाँ पे जाते हैं, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, यू विल गेट आफ्टर 15-20 मिनट्स द प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड टू यू। तो देयर इज़ नो इंटरमीडिएरी। तो डायरेक्ट लेवल में क्या होता है? देयर इज़ नो इंटरमीडिएट, देयर इज़ नो मिडल मैन। इसके एग्जांपल्स आप जैसे लाइक फॉर एग्जांपल बहुत से कंपनीज़ क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को खुद ही डिलीवर करना प्रेफर करते हैं।
अपने खुद के शोरूम बनाकर डिलीवर कर देते हैं, लाइक सेल्समैन के थ्रू, या फिर ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को वो बेचते हैं, तो दैट इज़ डायरेक्ट चैनल। देन द नेक्स्ट वन इज़ द इनडायरेक्ट चैनल। अब इनडायरेक्ट चैनल की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे इंटरमीडियरीज होंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट डायरेक्टली डिलीवर नहीं किया जा रहा है कस्टमर को, बीच में कुछ इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व हो गए हैं, जैसे होलसेलर्स, रिटेलर्स और एजेंट्स हो गए। तो इनडायरेक्ट चैनल में 3 कैटेगरीज क्या हैं। वन लेवल मतलब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से कंज्यूमर, या बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। देन 2 लेवल चैनल में मैन्युफैक्चरर, देन होलसेलर, देन रिटेलर एंड देन कंज्यूमर। देन 3 लेवल चैनल में कौन आएगा, मैन्युफैक्चरर, देन एजेंट, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। सो एक एक करके समझते हैं व्हाट इज़ 1 लेवल चैनल। 1 लेवल चैनल में कौन होगा, मैन्युफैक्चरर होगा, या फिर होलसेलर या रिटेलर होगा, और कंज्यूमर होगा, मतलब दोनों में से एक होगा। ठीक है, तो जनरली इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये कौन यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा जितने भी कार कंपनीज़ होती हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज़, बाइक कंपनीज़ हो गई, साइकिल वगैरह जो बेचते हैं, बाइक्स एंड साइकिल या कार्स हो गए, इनके प्रोडक्ट कैसे डिलीवर होते हैं, ये आइटम्स क्या होते हैं, कंपनी इनकी डीलरशिप देती है, मतलब एक इनका शोरूम खोला जाता है, कंपनी की डीलरशिप देती है और उस डीलरशिप के थ्रू ये प्रोडक्ट आगे बेचे जाते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड 1 लेवल चैनल। जैसे मारुति सुजुकी की कार्स जो है वो फैक्ट्री से निकली, फैक्ट्री से शोरूम पे और शोरूम से कस्टमर पे, तो दिस इज़ 1 लेवल चैनल। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इंटरमीडियरीज नहीं है सिवाय होल रिटेलर के। ठीक है, देन आता है 2 लेवल चैनल जिसमें पहले होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर, देन होलसेलर, देन रिटेलर एंड देन कंज्यूमर। तो यहाँ पर आपके 2 इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व हैं। जनरली इस तरीके के प्रोडक्ट जो हम डेली यूज़ में लेते हैं, लाइक सोप, डिटर्जेंट्स, टूथपेस्ट, बिस्किट्स, नमकीन, ठीक है, इस तरीके के प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये इस चैनल से बेचे जाते हैं। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज़ 3 लेवल चैनल जिसमें आपका एक एजेंट ऐड हो जाता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है बेसिकली कि एरिया वाइज एजेंट्स आर एम्प्लॉयड विद द मैन्युफैक्चरर टू डेवलप लिंक्स विद द होलसेलर। इस तरीके के जो आप बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट्स जो ये इस तरीके का जो फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो जनरली क्लोथ्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, कि जहाँ पे फैक्ट्री से निकलकर एक दलाल अपना मतलब लोकल डीलर से बात करता है, उस एरिया में लोगों से जाके कांटेक्ट करता है होलसेलर्स से, ठीक है, उनको अपना माल बेचता है कंपनी का, और फिर वो होलसेलर्स आगे रिटेलर को सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कंपनी एक एजेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, और जनरली इस तरीके का चैनल हम तब यूज़ करते हैं जब कंपनी बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे सपोज़ मेरा काम है सिर्फ खाली कपड़ा बनाना, टेक्सटाइल्स वगैरह में मेरा बिज़नेस है, तो मैं क्या करूँगा, एक एजेंट अपॉइंट करूँगा, वो एजेंट मेरे लिए मार्केट बनाएगा, मेरा माल मार्केट में डालेगा, वो होलसेलर के थ्रू फिर आगे बिकेगा और फिर वो आगे कस्टमर तक पहुँचेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड द 3 लेवल चैनल। देन नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि अब ये कैसे डिसाइड किया जाए कि हमारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होना चाहिए, या वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपके चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के डिसीज़न को, कि आप कौन सा चैनल अडॉप्ट करेंगे, इस डिसीज़न को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं देयर आर 5 फैक्टर्स। द फर्स्ट वन इज़ द प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स, देन कंपनी कैरेक्टरिस्टिक, देन मार्केट फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। तो सबसे पहला आता है प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर। अब देखिए मेरे को कोई सपना नहीं आता कि मुझे ये चैनल चाहिए तो मैं इस चैनल के थ्रू प्रोडक्ट बेचूंगा। आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है, आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपके पास उतना पैसा है या नहीं है, आपके मार्केट में कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स किस तरीके का प्रोडक्ट डिलीवर, किस तरीके से वो प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है प्रोडक्ट को डिलीवर करते वक्त। तो फर्स्ट इसमें आता है प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर, जिसमें नंबर 1 इज़ द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट में बात करें कि आपका प्रोडक्ट पेरिशेबल है या नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल प्रोडक्ट मतलब होता है जनरली दीज आर द नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिनको हम ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते हैं, लाइक मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। तो जिस इस तरीके के जो गुड्स होंगे जिनको हम स्टोर नहीं कर सकते ज़्यादा लंबे समय के लिए, इनके लिए अगर चैनल बड़ा होगा तो ये ख़राब हो सकते हैं प्रोडक्ट। तो इसीलिए पेरिशेबल गुड्स या नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो बहुत जल्दी ख़राब हो सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए जो चैनल होना चाहिए दैट शुड बी शॉर्ट। ओके, उसमें कम इंटरमीडियरीज होने चाहिए। बट जब हम बात करते हैं नॉन पेरिशेबल गुड्स जिनको हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, ड्यूरेबल गुड्स जिनकी हम बात करते हैं उनको आप स्टोर कर सकते हैं, तो इस केस में आप लॉन्ग चैनल उठा सकते हैं। मतलब आपके लिए उस केस में लॉन्ग चैनल आप प्रेफर कर सकते हैं, जो कि ये गुड्स स्टोर करने पे ख़राब नहीं होते हैं। देन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अब दूसरा जो इसमें
कैटेगरी है, दैट इज़ द टाइप ऑफ प्रोडक्ट। जनरली प्रोडक्ट को अगर हम और क्लासीफाई करें तो एक तो होते हैं कंज्यूमर गुड्स और एक होते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स बेसिकली कंज्यूमर्स तो हर जगह हैं, ठीक है, तो कंपनी खुद हर जगह जाके प्रोडक्ट डिलीवर कर नहीं सकती है, तो ऐसे में आपको लॉन्ग चेन चाहिए, आपको एक लंबी चेन ऑफ इंटरमीडिएरीज की चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को डिलीवर कर सके। तो जब आप कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे तो आपके कंज्यूमर्स, आपका टारगेट मार्केट बहुत बड़ा होगा, आपके कंज्यूमर्स जगह जगह पर हैं, तो वो प्रोडक्ट कैसे डिलीवर होगा? लॉन्ग चैनल के थ्रू। बट अगर आप बहुत ही सेलेक्टेड लोगों के लिए गुड्स बनाते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल गुड्स, वो सिर्फ किन के लिए बनाया जाता है? वो बनाया जाता है सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के लिए, ऑन डिमांड पे बनाया जाता है। तो जहाँ पे इंडस्ट्रियल गुड्स बनाए जाते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए, जो कि मेरा जो टारगेट मार्केट है वो बहुत छोटा है, तो इसलिए मैं लंबी चेन प्रेफर नहीं करूँगा। नेक्स्ट आता है यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। इसी प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर में अगला पॉइंट है यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब क्या है कि आप एक प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए कितना रुपए खर्च करते हैं। अगर मैं एक प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा रुपए खर्च करता हूँ, मतलब अगर मेरा प्रोडक्ट जो है बहुत महंगा है, तो और अगर मैं उसमें लंबी चेन ऑफ इंटरमीडिएरीज ऐड कर दूँ, लाइक वॉशिंग मशीन्स, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, आपने देखा है वो कैसे बिकते हैं? कंपनी से शोरूम, डीलर, डीलर से सीधे कस्टमर, क्योंकि इनकी प्राइसेस ज़्यादा हैं। और अगर ये लंबी चेन के थ्रू बेचे जाएंगे तो इसमें क्या होगा? एजेंट अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, होलसेलर अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, रिटेलर अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, तो प्राइस उनका क्या हो जाएगा? और इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसीलिए जहाँ पे प्रोडक्ट काफ़ी महंगा है, जिसकी यूनिट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ऐसे में आप कोशिश करें कि आपका जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए। बट जहाँ पे प्रोडक्ट की यूनिट वैल्यू बहुत कम है, लाइक जैसे माचिस, मैच बॉक्स हो गया, सोप, डिटर्जेंट्स हो गए, इनकी यूनिट वैल्यू बहुत कम होती है, 50, 60, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, तो ऐसे में आप लंबी चेन प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है इसी में फोर्थ वन इज़ द डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मीन्स कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना टेक्निकल है। अब देखिए जितने भी टेक्निकल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, टेक्निकल मतलब मशीनरीज हो गई, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ठीक है, लैपटॉप्स हो गए, टेलीविजन्स हो गए, इसमें क्या होता है? कस्टमर को समझाना पड़ता है प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो जहाँ पे प्रोडक्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नेचर का है, ऐसे में आप प्रोडक्ट को लॉन्ग चेन से नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल प्रोडक्ट हैं, ये बल्की प्रोडक्ट्स हैं, ये हैवी प्रोडक्ट्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट हैं, इनके लिए आप शॉर्ट चैनल ही प्रेफर करें, क्योंकि जितना लंबा चैनल होगा प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है, ठीक है, प्रोडक्ट को समझाने में दिक्कत होगी। आप सोचें अगर आप कुछ टेलीविज़न की हम बात करें तो पहले आपको एजेंट को समझाना पड़ेगा उस टेलीविज़न के फ़ीचर, फिर वो एजेंट होलसेलर को समझाएगा, फिर होलसेलर रिटेलर को समझाएगा, तो ये बहुत लंबी चेन है। तो अगर प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है तो ऐसे में आप प्रेफर करें कि आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए। बट अगर प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्रोडक्ट नॉन टेक्निकल नेचर का है, ऐसे में आप लॉन्ग चैनल प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर को कुछ अब समझाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही प्रोडक्ट कोई कॉम्प्लेक्स है, ना ही प्रोडक्ट कोई टेक्निकल नेचर का है। देन सेकेंड फैक्टर आता है इसमें आपका मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स। मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है क्वांटिटी परचेज, कस्टमर कितना खरीद रहा है। अगर हम कम क्वांटिटी में खरीदते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, अगर आपको 6-7 पेटी, 6-7 मतलब आपको क्रेट्स चाहिए कोल्ड ड्रिंक की, तो आप क्या करते हैं? आप सीधे डीलर के पास जाते हैं, होलसेलर के पास जाते हैं, सीधे मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे। बट जब आपको एक यूनिट, एक बॉटल चाहिए कोल्ड ड्रिंक की, 2 बॉटल चाहिए, तो आप सीधे शॉप पर रिटेलर के पास जाते हैं। तो मतलब क्या है? अगर हम कम यूनिट्स परचेज करते हैं तो हम लॉन्ग चैनल प्रेफर कर सकते हैं। जहाँ पे कम यूनिट्स खरीदी जाती है वहाँ पे लॉन्ग चैनल प्रेफर किया जा सकता है। बट जहाँ पे बल्क में ख़रीदा जाता है, ओके, जहाँ पे यूनिट्स बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे यूनिट्स ज़्यादा सेल करी जाती हैं, वहाँ पर आप शॉर्ट चैनल प्रेफर करें। देन मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स में सेकंड आता है जोग्राफिकल कंसंट्रेशन ऑफ पोटेंशियल बायर्स। अगर आपके कस्टमर्स बहुत जगह जगह पे स्कैटर्ड हैं, बहुत बड़ा मार्केट है, अगर आपका मार्केट बहुत ही वाइड है, हर कोने में, हर गांव में, शहरों में कस्टमर्स बसे हुए हैं, आपके प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, तो ऐसे में जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बहुत लंबा होना चाहिए। बट अगर आपका मार्केट बहुत ही कॉन्सनट्रेटेड है, अगर आपके कस्टमर्स बहुत ही चुनिंदा कस्टमर्स हैं, बहुत ही कम जगहों पर आपके कस्टमर्स हैं, ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं है, तो उस केस में आप शॉर्ट चैनल प्रेफर कर सकते हैं। देन मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स में नेक्स्ट थर्ड आता है साइज़ ऑफ द मार्केट। साइज़ ऑफ द मार्केट का मतलब क्या है कि अगर आपका मार्केट बहुत बड़ा है तो आप
बड़ा चैनल प्रेफर करेंगे, बट अगर आपका मार्केट बहुत छोटा है तो आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ साइज़ ऑफ द मार्केट इज़ स्मॉल, डायरेक्ट चैनल लाइक ऑनलाइन सेलिंग शुड बी प्रेफर्ड। अगर आपके बहुत चुनिंदा कस्टमर्स हैं तो आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट की, बट अगर आपका मार्केट बहुत ही स्कैटर्ड है, जगह जगह पर है, तो उस केस में आपको लॉन्ग चैनल प्रेफर करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट आता है कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स। अब यहाँ पे मैं अपनी कंपनी की बात कर रहा हूँ, क्या मेरे पास इतना फंड्स है, क्या मैं कंट्रोल कितना करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे पहला आता है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के पास पैसा है तो वो अपना खुद का शोरूम खोल सकती है, तो उस केस में आप डायरेक्टली शोरूम खोल के अपना खुद का आउटलेट बनाकर आप प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप शॉर्ट चैनल प्रेफर कर सकते हैं। बट अगर आपके पास फंड्स नहीं हैं, आप खुद के आउटलेट्स बनाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इन दैट केस आप लॉन्ग चैनल प्रेफर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है इसी में डिग्री ऑफ कंट्रोल। व्हाट इज़ डिग्री ऑफ कंट्रोल है? अगर आप अपने मार्केट पे, अपने मतलब इंटरमीडियरीज पे, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स पे अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो उस केस में आपको शॉर्ट चैनल प्रेफर करना पड़ेगा। मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, आइडियाज़ के शोरूम्स हो गए, या डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट या बर्गर किंग हो गया, इनमें क्या होता है, यहाँ पे कंट्रोल करते हैं ये लोग अपने आउटलेट्स को। मतलब इनका आपका इंटीरियर आपको सेम मिलेगा, लोग जिसमें काम करने वाले लोग होंगे वो सेम कपड़े पहनते होंगे, इनका ड्रेस कोड होता है, सारा फर्नीचर सेम होगा, इंटीरियर सेम मिलेगा आपको। तो अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं अपने इंटरमीडियरीज पे, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स पे, तो उस केस में आपको शॉर्ट चैनल प्रेफर करना है। बट अगर आप को के लिए कंट्रोल मैटर नहीं करता है, इफ़ यू डोंट वांट टू कंट्रोल योर इंटरमीडियरीज, योर डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन दैट केस यू कैन प्रेफर लॉन्ग चैनल। जैसे आपने देखा होगा ना, सोप एंड डिटर्जेंट आप जब किसी दुकान पे ख़रीदने जाते हैं तो क्या वहाँ पे वो कोई ड्रेस कोड में खड़ा होता है सेल्समैन? नो, बिकॉज वहाँ पे कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है। बट जब वही कोई प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए आप उसी कंपनी के शोरूम में जाएंगे तो आपको वहाँ पे इंटीरियर बिल्कुल अलग मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ना कि एक तरफ एक वुडलैंड या नाइकी का शूज़ आपको एक लोकल स्टोर पे भी मिल जाएगा जिसका इंटीरियर उसने अपने हिसाब से करा है, सेल्समैन अपने हिसाब से बेच रहा होगा। बट वही अगर शू आप ख़रीदने के लिए किसी शोरूम में जाएंगे, नाइकी के ऑफिशियल शोरूम में, जो कंपनी का शोरूम है, तो आपको वहाँ पे आउटलेट बिल्कुल अलग मिलेगा। वो कंपनी का मतलब एक तरीके से कंट्रोल है उन चीज़ों पर। देन नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। तो कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स का मतलब है यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर्स, बेसिकली आपके कॉम्पिटिटर्स किस तरीके का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अडॉप्ट करते हैं। अब देखिए, मैं अपना प्रोडक्ट, अपना चैनल क्या रखूँ, ये देखने के लिए मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या चैनल अडॉप्ट कर रहे हैं, वो किस तरीके से प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं। अगर मेरे कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल कर रहे हैं कस्टमर को, तो मुझे भी वही करना पड़ेगा। अगर मेरे कॉम्पिटिटर्स अपना खुद का शोरूम, मतलब डीलरशिप के थ्रू आउटलेट्स बनाकर प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं, तो मुझे भी वही करना पड़ेगा। अगर मेरे कस्टमर्स, मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तो मुझे भी वो ऑनलाइन सेल करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके कॉम्पिटिटर्स किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आपको उसको स्टडी करना पड़ेगा और आपको उसके अकॉर्डिंग अपना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करना होगा। देन नेक्स्ट इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो बेसिकली यहाँ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की हम बात करते हैं कि कॉम्पिटिटर्स के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करते वक्त फेस करने पड़ सकते हैं, ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, लाइक कि महंगाई है इकॉनमी में या इन्फ्लेशन चल रहा है, किस तरीके की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या कुछ लीगल बाउंडेशंस भी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो दिस इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर। जैसे कि एग्जांपल क्या दिया है कि रिसेशन के टाइम पे, रिसेशन मतलब क्या होता है, जब मनी सप्लाई कम होती है, मंदी आ जाती है इकोनॉमी के अंदर, तो उस केस में देखिए, मंदी आने का मतलब क्या है कि मंदी इसीलिए आती है क्योंकि लोगों की जेब में पैसा कम है, इसलिए वो कम खरीद रहे हैं, मनी सप्लाई कम है। तो ऐसे में अगर आप लॉन्ग चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेफर करते हैं तो ऐसे में क्या होगा, प्राइजेस बढ़ेंगे, जो कि हर कोई उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा तो वो प्राइस बढ़ेगा और लोग उसको और नहीं खरीद पाएंगे। तो अगर इकोनॉमी के अंदर रिसेशन है, मंदी है, तो क्या करना होगा आपको, प्रोडक्ट को बेसिकली शॉर्ट चैनल के थ्रू डिलीवर करना है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट महंगा हुआ रिसेशन में तो वो नहीं ख़रीदा जाएगा। इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि आप शॉर्टर चैनल प्रेफर करें रिसेशन टाइम पीरियड में। इसी के साथ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे
बहुत से पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी लीगल बाउंडेशंस होती हैं। जैसे एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर कोई अल्कोहल बनती है या एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए बनाई गई है तो वो उसी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, किसी और स्टेट में नहीं जा सकती है। तो दीज आर द लीगल बाउंडेशंस, लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स जो आपने फॉलो करने हैं प्रोडक्ट को डिलीवर करते वक्त। सो हमने अभी तक पढ़ा कि सबसे पहला क्या है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब है प्रोडक्ट को डिलीवर करना राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट टाइम, राइट क्वांटिटी में। और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में दो इंपॉर्टेंट डिसीजन एक मार्केटर को लेने हैं। सबसे पहला है चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो कौन कौन से इंटरमीडियरीज हैं जिनके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे। आपके पास चॉइस है कि आप डायरेक्ट चैनल पे जा सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट चैनल पे जा सकते हैं। और ये चैनल कैसे सेलेक्ट करना है, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपको उनको ध्यान में रखना है। प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर कि वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है, मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स, ओके आपका जो मार्केट है वो कैसा है, बड़ा है मार्केट, छोटा मार्केट है, कस्टमर्स आपके एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड हैं, कस्टमर बिखरे हुए हैं, हर जगह स्कैटर्ड हैं, या आपकी कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स, क्या आपके पास इतना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है कि आप अपना खुद का आउटलेट खोल सकते हैं, या आप कितना कंट्रोल चाहते हैं। उसी तरह एनवायरमेंटल फैक्टर्स और कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स, आपको इनको ध्यान में रखते हुए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक करेक्ट अप्रोप्रिएट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपने चूज़ करना है। इसी के साथ नेक्स्ट जो आपका इसी में इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है, after deciding the channel of distribution, next comes that how you are going to distribute your product, means what are the basic components of physical distribution। अगर हम बात करें कि वो क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे, तो इस प्रोसेस में हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की। सो देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए इसमें 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहला है ऑर्डर प्रोसेसिंग, फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन, फिर आता है वेयर हाउसिंग और फिर आता है इन्वेंट्री कंट्रोल। तो एक एक करके समझते हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है कि जैसे बेसिकली जो सेलिंग प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होता है, पहले क्या होता है, कस्टमर अपना ऑर्डर देता है, बायर अपना ऑर्डर प्लेस करता है और सेलर का काम क्या, उसी तरीके से वही ऑर्डर सही क्वांटिटी में, सही टाइम पे, सही जगह पे ऑर्डर को डिलीवर करना। तो यहाँ पे बात करी जा रही है ऑर्डर को प्रोसेस करना, ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना। मतलब जो ऑर्डर दिया गया है, जो ऑर्डर कस्टमर ने प्लेस किया है, वही ऑर्डर एग्जीक्यूट करना, सही प्रोडक्ट डिलीवर करना, सही कंडीशन में प्रोडक्ट डिलीवर करना, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर प्रोसेसिंग। सो वी कैन से दैट अगर सपोज आपने प्रोडक्ट गलत क्वांटिटी में डिलीवर कर दिया, या गलत प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, या गलत टाइम पे डिलीवर कर दिया, तो ऐसे में क्या होगा, कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेंटेन रहे, इंक्रीज़ हो, बना रहे, ऐसे में आपको फोकस करना है कि आप सबसे पहली चीज़ सही प्रोडक्ट डिलीवर करें। जो प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस किया गया है उसी प्रोडक्ट को डिलीवर करना, सही क्वांटिटी में डिलीवर करना और टाइम पे डिलीवर करना, दैट इज़ ऑर्डर प्रोसेसिंग। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या है, गुड्स, रॉ मटेरियल, जैसे लाइक आपको प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। तो बेसिकली आप यहाँ पे बात करें मूवमेंट की, प्रोडक्ट को कैरी करना, मैन्युफैक्चर, उनकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचाना, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन जो कंपोनेंट है इस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। एंड नाउ व्हाट इज़ दिस प्लेस यूटिलिटी, आपने 11th में भी पढ़ा होगा कि जनरली कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बनाए एक जगह पर जाते हैं, बट ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बनाए एक जगह पर जाते हैं बट कंज्यूम उन्हें अलग जगह पर किया जाता है या बहुत सारी जगहों पे किया जाता है। तो ऐसे में वो प्रोडक्ट हर जगह पर अवेलेबल कराया जा सके, इसके लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्लेस यूटिलिटी को प्रोवाइड करता है, मतलब वो हर जगह पर जहाँ पे उनके कस्टमर्स अवेलेबल हैं वहाँ तक प्रोडक्ट को पहुँचाने में हेल्प करता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। देन नेक्स्ट वन इज़ द वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब क्या है कि देयर इज़ जनरली स्टोरेज की हम बात करें, वेयर हाउस मतलब जहाँ पे आप अपने गुड्स को स्टोर करते हैं। सो वेयर हाउसिंग मतलब स्टोरिंग ऑफ गुड्स। और वेयर हाउसिंग में अगर हम बात करें तो आप समझे कि देखिए देयर इज़ जनरली अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी प्रोडक्ट बनाया तो वो अभी कंज्यूम कर लिया जाएगा, हो सकता है कंज्यूम कर लिया जाए जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में होता है, बट अगर हम और प्रोडक्ट्स की बात करें जो और कंज्यूमर गुड्स होते हैं या और बाकी के जो गुड्स हो गए, उनमें क्या होता है हमेशा प्रोडक्शन अभी ही हुआ है बट कंजम्पशन उनका साल भर होगा, या मतलब देयर इज़ अ टाइम गैप, या तो वो शॉर्ट टाइम गैप भी हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम गैप भी हो सकता है उनके कंजम्पशन में। जैसे
एयर कंडीशनर्स हो गए, वो एक पर्टिकुलर सीज़न में बनते तो पूरे साल भर हैं बट उनकी डिमांड समर्स में आती है। उसी तरह अम्ब्रेलाज बनाए तो पूरे साल भर जाते हैं बट उनकी डिमांड समर्स में या फिर रेनी सीज़न में ज़्यादा आती है। उसी तरह वुलन क्लोथ्स बनाए पूरे साल भर जाते हैं बट उनकी डिमांड विंटर्स में आती है। उसी तरह बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीज़न में हम ग्रो करते हैं, जैसे लाइक आपके क्रॉप्स हो गए बट उनको कंज्यूम हम पूरे साल भर करते हैं। तो ऐसा क्या एक चीज़ है जो आपको ये रेगुलर सप्लाई मीट करने में हेल्प करती है, मतलब रेगुलर डिमांड को पूरा करने में हेल्प करती है? दैट इज़ कॉल्ड द वेयर हाउसिंग। मतलब क्या है, वेयर हाउसिंग बेसिकली टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है कि वो जो टाइम गैप है प्रोडक्शन और कंजम्पशन में, वो उस गैप को फिल करने में, उस गैप के बीच में एक ब्रिज बनाता है जिसमें आप अपने गुड्स को स्टोर कर सकते हैं और रेगुलर डिमांड को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री कंट्रोल। ना व्हाट इज़ दिस इन्वेंट्री? इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। तो इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब है कि आपको कितना इन्वेंट्री, कितना स्टॉक, द लेवल ऑफ स्टॉक दैट द मार्केटर शुड मेंटेन विद देमसेल्फ सो एज टू मीट द रेगुलर डिमांड। रेगुलर डिमांड को पूरा करने के लिए एक मार्केटर को कितना स्टॉक मेंटेन करना चाहिए अपने पास, ताकि उसको नुकसान भी ना हो, ताकि उसकी कॉस्ट भी ना बढ़े। क्योंकि देखिए, आप जितना ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करेंगे आपकी जो स्टोरेज कॉस्ट है वो उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपने वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसलिए इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब इन्वेंट्री मैनेज करना, सही इन्वेंट्री सही क्वांटिटी में स्टॉक को मेंटेन करके रखना, दैट इज़ इन्वेंट्री कंट्रोल। अगर आपने ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन कर ली तो आपकी स्टोरेज बढ़ जाएगी, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, या आपने कम इन्वेंट्री मेंटेन कर ली तो हो सकता है आप डिमांड को पूरा ना कर पाएँ। तो हमें वो एक एप्रोप्रिएट लेवल मेंटेन करके रखना है। और ये कैसे मेंटेन करेंगे? एंटिसिपेशन करके, फोरकास्टिंग करके कि हमारी जो डिमांड है फ्यूचर में कितनी होने वाली है। हमें अपनी सेल को फोरकास्ट करना पड़ेगा और उसके बेसिस पर हमें इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करना है। तो ये पूरा ओवरऑल हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है। तो आप इसको दोबारा से सुने, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।